हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार और पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर जो होता है वही अनुस्वार के रूप में आ जाता है हमारे पास, लिखने के लिए सुविधाजनक हो, इसीलिए उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम लोग क ख पढ़ते हैं ना, क ख हो गया, ग घ अंगा, तो इसमें ये पंचमाक्षर है। 5th नंबर में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ये अंगा है, इया है, इया है ना। चर्चा में आता है इया और मूर्धन्ना, न, दंतना और मा, ये 5 अक्षर हैं। ठीक है, तो यही जो है पंचमाक्षर है, इसी को पंचमाक्षर बोलते हैं और यही अनुस्वार के रूप में लिखने के समय हम उपयोग करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे अंगा हो गया, अंगा, इसमें हलंत लगा देंगे, अंगा, यहाँ सभी में हलंत लगेगा, और मूर्धन्ना, न हो गया, और मा। ठीक है, ये 5 जो है पंचमाक्षर है। इसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन है, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन्हें पंचमाक्षर। अब इसका उपयोग जो है, इसको क्या किया जाता है, लिखने का सुविधा के अनुसार इसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार ऊपर में जो है किसी जो वर्ण होता है उसके ऊपर में इस तरह से अनुस्वार लगा दिया जाता है, बिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये कवर्ग, कवर्ग मतलब यहाँ जो होता है, नहीं, ये अंगा जो होता है, कवर्ग में अंगा होता है ना, कवर्ग में किस तरह से उपयोग होता है। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो अंगा उसमें उपयोग होता है और उसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, अंक जो होता है ना, अंक, तो इसमें इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे क, ये अंक हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं, ये सही है। उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, अंग लगाएंगे, इसमें हलंत डालेंगे और यहाँ पे बिंदु सही से आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बिंदु हम लगा दिए, हलंत डालें और इसमें क लिखें, तो ये भी सही है, अंक। लेकिन हम लिखते क्या है, सुविधा के लिए जो है हम ऐसे लिखते हैं, और लिखने के बाद ऊपर में बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं और क लिखते हैं, अंक। ये सबसे सुविधाजनक है। और कई शब्द हैं, जैसे कि पंख लिखेंगे, ये हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं ख, पंख, ये सही है, लेकिन ये लिखने में आपको दिक्कत महसूस होगा। इसके अलावा अंगा लगाएंगे और ख, पंख, तो ये भी सही है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन हम लोग सुविधाजनक मतलब सुविधा मिले, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पंख, आसानी से ये लिखा जा सकता है। और चीज़ वही है। कई शब्द ऐसे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अंगा जो है किसके साथ यूज़ होता है, मैं अभी आगे बतलाऊँगा, क्योंकि अभी कवर्ग चवर्ग सभी के बारे में ये मैं पहले बतला देता हूँ, उसके बाद में बतलाऊँगा कि यहाँ पे अंगा कहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, मूर्धन्ना कहाँ पे यूज़ होगा। उसका जो है आपको गलत ना हो जाए, उसके लिए अब क्या चीज़ ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे बतलाऊँगा। सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, चवर्ग के साथ। ठीक है, चवर्ग में, चवर्ग के साथ क्या, यहाँ पे यहाँ होता है ना, हलंत लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि 5 अगर लिखते हैं तो ये हो गया, और यहाँ पे यहाँ और च, 5 नहीं होगा एक्चुअली, उसमें चंद्र बिंदु आता है ना, तो इसीलिए ये सही नहीं है। यहाँ पे पंच होगा, पंच, पंच, ये है ना, तो ये सही है, पंच जो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इस तरह से ना लिख करके क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम ऊपर में अनुस्वार लगाते हैं और ये पंच, है ना। पंछी, पंछी अगर हम लिखते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, और छ लिखेंगे, मात्रा इस पे लगाएंगे, पंछी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊपर में
चंद्र बिंदु लगाते हैं और छ में दुर्गई छी, पंछी, ये लिखते हैं। तो ये जो है यहाँ लगने का प्रक्रिया कई सारे शब्द में है और उसे क्या करते हैं हम लोग अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे टवर्ग, ट वर्ग में मूर्धन्य लगता है, तो ये कई सारे शब्द के साथ आएगा और कहाँ आएगा इसकी कंप्लीट जानकारी ये है मूर्धन्य, ठीक है। इसमें हलंत लगा दिए। अब जो है कई सारे शब्द यहाँ पे आएंगे, जैसे ठंड, ठंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं और कई बार हम लोग ऐसे लिखते भी हैं, इसको मतलब प्रचलन में है, ठंड ऐसे लिखते हैं, या फिर अगर ऐसे लिखे हम तो ये गलत नहीं है। ऊपर में बिंदु लगा दिए और ड लिख दिए, ठंड हो गया। कंठ, कंठ लिखते हैं ना, कंठ, ये कंठ, ठ हुआ, ध नहीं, एक्चुअली ये ऐसे कंठ। तो ये जो लिखे हैं हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कंठ, ये सही है। दंड, और भी शब्द है दंड, द, ये ड हो गया, दंड, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बिंदु लगा दिए और ड हो गया। अब हम लेते हैं तवर्ग, दंतना जो होता है ना, तवर्ग के साथ, इसमें क्या होता है, ये होता है ना, और ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है। जैसे कि पंत, प अधन त, ये हो गया पंत, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर में चंद्र बिंदु लगाए त, पंत, सही है। उसके बाद बंद, बंद, अधन लगाएं द, सही है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बंद। पंथ, प अधना और थ लगा दिए, पंथ, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, चंद्र ये अनुस्वार लगाएंगे और थ, पंथ, सही है। और एक लास्ट में पवर्ग, प वर्ग के साथ, पवर्ग में पंचमाक्षर क्या होता है, म होता है, म, यहाँ पे हो गया म, इसमें हलंत डाल दिए। कई सारे शब्द हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कंप, कंपन जैसे होता है कंप, ये चंद्रबिंदु भी नहीं लगाएंगे, पहले इसमें म जो है प के साथ संयुक्त, तो ये कंप हो गया, ये सही है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कंप, तो ये भी सही है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है। अम्बा, बा, अम्बा, ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्रबिंदु लगाएंगे और बा में कर बा, अम्बा, सही है। संपर्क, संपर्क आप लोग लिखते हैं ना, संपर्क, अधमा, ये संपर्क, तो संपर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, संपर्क को हम लोग डायरेक्ट जो है ये करते हैं, संपर्क, ऊपर में अनुस्वार लगाएंगे और ये संपर्क, तो ये भी सही है, ये हो गया। अब मैं बतलाता हूँ आप लोगों को कि ये जो है, देखिए यहाँ पे माँ कहाँ पे लग रहा है, ना कहाँ पे लग रहा है, बहुत आसानी से आप जान पाएंगे कि कौन से शब्द में हम इसको कैसे पहचानेंगे कि अंगा लगा हुआ है, इया लगा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि ये जो ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें इया लगा हुआ है कि अंगा लगा हुआ है, मूर्धन्य लगा हुआ है, दंतना लगा हुआ है, कौन सा ना लगा हुआ है, तो कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे इसका लास्ट जो लेटर है च, चवर्ग, तो चवर्ग में जो है उसका पंचमाक्षर यहाँ आता है, तो वही इसके साथ लगेगा। चवर्ग में च जो यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ही उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि टवर्ग, टवर्ग का ये लास्ट जिसमें संयुक्त हो रहा है, तो उसका अक्षर जो है टवर्ग का है, तो उसके साथ जो है टवर्ग वाला पंचमाक्षर ही लगेगा, ठंड, ठीक है। तो तवर्ग वाला पंचमाक्षर इसमें लगेगा। म जो है देखिए प है, यहाँ भी प है, यहाँ ब है, तो इसका मतलब है कि पवर्ग वाला ये अक्षर लगा हुआ है, इसका मतलब पंचमाक्षर उसका पवर्ग वाला ही लगेगा। ये सिंपल सा तरीका है। इसमें देख सकते हैं अंक, अंक में क्या है, क जो है कवर्ग का लगा हुआ है, ख जो है कवर्ग का लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसमें यहाँ ही लगेगा,
उसी का पंचमाक्षर लगता है। ये आपको क्लियर हो गया। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे देता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा कि ऐसा नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है, क्या नहीं लिख सकते, जैसे आपने क्या लिखा, इस तरह से लिखा था, अंक लिखे थे ना हम लोग, उसमें अंग लगाए थे, उसमें अगर हम ये लगा दें और ये कर दें अंक, ये सही नहीं है, ये गलत है। या फिर हम ऐसे लिख दें, ये यहाँ लगा के क लगा दें अंक, तो ये भी सही नहीं है। या फिर हम ऐसे लिख दें अंक, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। इसके अलावा और भी कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कि ये डंडा, ठीक है, डंडा, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, वही चीज़ मैंने बतलाया अभी आपको। अभी हम इसको लिखेंगे डंडा, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे कवर्ग का क लगा हुआ है, क, तो कवर्ग में जो पंचमा अक्षर होता है वो इया होता है, मतलब है कि यहाँ पे इया मतलब अंगा होता है, तो अंगा यहाँ लगेगा तो ये सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसको हटा के अंगा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी अंगा ही लगाना पड़ेगा। मतलब इतने तरीके से हम लिखेंगे तो ये सारे गलत है। अभी ड लगा हुआ है ना यहाँ पे ड, तो टवर्ग में ड आता है, तो टवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, मूर्धन्य होता है ये, तो ये अगर लगा रहेगा इसके जगह पे तभी ये सही होगा, मतलब ये गलत है। तो इस तरह से आपको क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हमें लगाना है, लगाया जाता है। अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा पंचमाक्षर लगा है। डंडा अगर लिखा हुआ है तो ये सही है, लेकिन इसके ये जो अनुस्वार है वो कौन सा लेटर लगा हुआ है, किस वर्ग का लगा हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा इसको देख करके। ड यहाँ है तो टवर्ग का है, इसका मतलब है कि इसका पंचमाक्षर जो है वो टवर्ग वाला ही पंचमाक्षर इसमें लगेगा। तो ये 100% क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेंगे, इसका एक दूसरा पॉइंट भी आता है, ठीक है। इसका एक दूसरा पॉइंट आता है जिसको बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको पंचमाक्षर ही लिखना पड़ता है, उसमें चंद्रबिंदु आप नहीं लगा सकते हैं, उसमें आप चंद्रबिंदु नहीं लगा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में देखिए क्या होता है, किसी शब्द में दो भिन्न पंचमाक्षर में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, दो भिन्न पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको एग्जाम्पल जब तक हम देंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, मतलब उसमें जो है आप अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। जैसे जन्म जो लिखा हुआ है ना, जन्म, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ज और ऊपर में अनुस्वार लगा दिए और ये लिख दिए। आप कभी ऐसे जन्म को लिखा हुआ नहीं देखे होंगे, जन्म ऐसा होता ही नहीं, ये होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये चीज़ आपको बतला रहा है कि किसी शब्द में दो भिन्न पंचमाक्षर में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। देखिए पंचमाक्षर क्या है, ये जो है ना, जो न अधा न है वो पंचमाक्षर है, और म जो है वो भी पंचमाक्षर है। तो जब दो पंचमाक्षर एक साथ प्रयोग होते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से आप चंद्रबिंदु मतलब ये अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। इसका और भी है, जैसे मृण्मय, ये हो गया, ये सही है, ये वर्ड जो है ये सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पंचमाक्षर है और ये भी पंचमाक्षर है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं, इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे मृण्मय, तो ये गलत है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल गलत है, इस तरह से लिखना नहीं है। इसके अलावा क्या है, किसी पंचमाक्षर का द्वितीय हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। द्वितीय मतलब डबल, अगर कोई पंचमाक्षर एक ही साथ डबल लिखा जाए तो उसमें फिर आप ये नहीं लगा सकते, अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। कौन सा अक्षर है, जैसे कि ये देखिए, मतलब ये शब्द उन्नति है ना, उन्नति ये है, तो यहाँ पे ये डबल ना जो है, एक आधा एक पूरा जो है, इसी को आपको लिखना होगा, आप नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते। यहाँ पे अनुस्वार लगा दिए और ना और ती, अगर इस तरह से लिखते हैं तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ऐसा आपने कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा। इसके अलावा और दूसरा ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद सम्मति,
मति। तो ये जो है ऐसे ही लिखाता है सम्मति। इसमें क्या है, एक पंचमाक्षर मतलब एक ही पंचमाक्षर डबल उपयोग हो रहा है, ठीक है, एक आधा एक पूरा। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे ही लिखना होगा, आप इसमें चंद्र बिंदु लगा नहीं सकते हैं, अगर लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा और भी शब्द जैसे कि अछुन, अछुन ऐसे ही लिखना होगा, ये सही है, इसमें आप चंद्र बिंदु कहीं भी लगा नहीं सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है अयोगवा, हम लोग कई बार देखे हैं, मैं इसके पहले भी वीडियो में बतला चुका हूँ, लेकिन अयोगवा का अगर हम परिभाषा लिखेंगे सही तरीके से तो वो कैसे लिखाएगा, क्योंकि मैंने परिभाषा नहीं बतलाया है। अयोगवा 2 लेटर जो है, 2 अक्षर अंग और आह, वही अयोगवा है। तो हम उसका परिभाषा लिखकर आपको देते हैं। इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला के उन वर्णों को अयोगवा कहा जाता है जो ना तो पूरी तरह स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इसका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन के ठीक पहले आता है। तो ये हो गया एक तरह का इसका परिभाषा। दूसरे शब्दों में इसका और एक परिभाषा दिया गया है। दूसरे शब्दों में वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से वर्णमाला में नहीं जुड़ते लेकिन स्वर के साथ लगकर अर्थ वहन करते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। मतलब पूरी तरह से ये कंप्लीट वर्ण नहीं है, कंप्लीट वर्ण जो है नहीं है, किसी के साथ लगकर ही इसका शब्द निर्माण होता है। किसी शब्द किसी लेटर में लगता है तभी यह काम आता है, अकेले उपयोग नहीं होता। तो ये जो है ये 2 अक्षर है, 2 वर्ण है। कौन कौन सा है, एक है अंग और आह। ये 2 अक्षर जो है यही अयोगवा के रूप में उपयोग होता है। तो ये जो अंग जो होता है वो अनुस्वार के रूप में, अंग जो होता है अनुस्वार के रूप में उपयोग होता है ये, ठीक है। और अह, अह जो होता है ये, इसमें 2 बिंदु इधर लगे होते हैं, तो इसको विसर्ग के रूप में उपयोग करते हैं, विसर्ग, इसको विसर्ग कहा जाता है। इस तरह से ये उपयोग होता है। इसमें कई सारे शब्द आपको मिल सकते हैं, जैसे इसमें आपको अंग वाला में क्या है, अंक है, रंग है, कंठ है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जहाँ पे अनुस्वार उपयोग होता है। इसके अलावा जो है विसर्ग को अगर हम लेते हैं तो विसर्ग में बहुत सारे हैं, अतः, प्रातः, दुख, ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे जहाँ पे विसर्ग और अनुस्वार उपयोग होता है। ये हो गया, और ये अयोगवा यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद बलाघात या सौराघात के बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदी व्याकरण में बलाघात या सौराघात क्या होता है, इसका परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, शब्द उच्चारण के समय उसकी स्पष्टता के लिए किसी खास स्वर पर बल देते हैं, उसे बलाघात या सौराघात कहते हैं। बलाघात या सौराघात ये दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों शब्द को जो है आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है बलाघात की जगह सौराघात लिखा हो तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोनों शब्द को जो है याद रखना है। अब इसका जो होता है भेद भी होता है। इसके कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे वर्ण बलाघात, वर्ण बलाघात। दूसरे नंबर में शब्द बलाघात, शब्द बलाघात। और तीसरे नंबर में वाक्य बलाघात। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या फिर एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा बलाघात यहाँ पे उपयोग हो रहा है। एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वर्ण बलाघात किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल देते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका परिभाषा भी देंगे। वर्ण बलाघात, वर्ण बलाघात का परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा, शब्द उच्चारण में किसी खास वर्ण पर पड़ने वाले बल को वर्ण बलाघात कहते हैं। जैसे विष्णु, पत्र,
तो वी जो है उस पर हम लोग ज़्यादा बल दे रहे हैं, विष्णु, पत्र, तो प पे इसमें इस शब्द में जो है पत्र, प पे जो है ज़्यादा बल दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में वी और प पर बल पड़ रहा है, अतः ये दोनों वर्ण बलाघात हैं। नेक्स्ट में आएगा शब्द बलाघात। तो इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। शब्द बलाघात की परिभाषा इस तरह से हो जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द पर विशेष बल देना शब्द बलाघात कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द पर विशेष बल देना शब्द बलाघात कहलाता है। वाक्य जो होता है वो उसमें कई शब्द होते हैं, लेकिन वाक्य बोलते समय क्या होता है, किसी शब्द पर हम ज़्यादा बल देकर बोलते हैं और उसी को हम शब्द बलाघात कहते हैं। इससे अर्थ में अंतर आ जाता है। एक ही वाक्य रहेगा, उसमें किसी शब्द पे हम अधिक बल देंगे और नेक्स्ट टाइम अगर हम उस पर बल नहीं देते हैं या और किसी दूसरे शब्द पे बल दे देते हैं तो क्या होगा कि उसका अर्थ में बदलाव आ जाएगा, ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे में हम क्या देंगे, तुम नहीं पढ़ोगे। ये सामान्य जो है शब्द हो जाएगा, मतलब ये एक वाक्य हो जाएगा जिसमें सामान्य उसका अर्थ निकलेगा। ये क नंबर में हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम नहीं पढ़ोगे, ये तुम नहीं पढ़ोगे, ये सामान्य शब्द हो गया। इसमें क्या हो रहा है, किसी शब्द पर विशेष बल नहीं है। ये जो सेंटेंस है इसमें किसी शब्द पर विशेष बल नहीं है। अब इसी को जो है हम बल अगर देते हैं, ख नंबर में वही सेम सेंटेंस है, तुम नहीं पढ़ोगे। अगर नहीं पर हम बल दे देते हैं तो यहाँ बदलाव क्या आएगा, इस पे हम बल दे देते हैं, ठीक है। ये इस पे इसको क्या करते हैं, रेड कर देते हैं ना। ये देखिए इसको जो है हमने रेड कर दिया, तो इस पे जो है बल दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क, चेंज हो गया। यह सामान्य सेंटेंस था, इसमें कोई भी बल नहीं दिया गया किसी भी शब्द में, तो ये जैसे का तैसे रह गया। तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पे नहीं पे जो है वो बल दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस में बदलाव आ गया इस शब्द के वजह से, तो इसे ही शब्द बलाघात कहते हैं। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड नंबर पे आ जाएगा वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात का परिभाषा इस तरह से हम दे सकते हैं, बोलते समय दो या दो से अधिक वाक्य आने पर हम उनमें से किसी एक वाक्य पर अधिक बल देते हैं, उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। जब बोलते हैं हम तो कई वाक्य बोलते हैं, लेकिन बोलते समय सभी वाक्य जो है सामान्य नहीं रहता, किसी वाक्य पर हम विशेष बल देते हैं और उसी को वाक्य बलाघात कहते हैं। अब यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे में हो जाएगा, कल मोहन ने गीता पढ़ा था, आज मैं पढ़ूंगा। तो इस वाक्य में बल कहाँ पे है, यह सेंटेंस है, कल मोहन ने गीता पढ़ा था, आज मैं पढ़ूंगा। तो आज मैं पढ़ूंगा, इस पे बल दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है वो वाक्य बलाघात में आ जाएगा, इसे ही वाक्य बलाघात कहेंगे। देखिए इसको हमने रेड कर दिया है, इसको हम रेड कर देते हैं, ये सेंटेंस जो है वाक्य बलाघात हो जाएगा। तो यहाँ पे बलाघात कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे इसमें, ध्वनि और लिपि। क्योंकि ध्वनि जो होता है, हम वर्ण तो पढ़ते हैं ना, वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन कभी ध्वनि नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ध्वनि और वर्ण को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि ये एक ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसे जानना आवश्यक है। और लिपि अक्सर एग्ज़ाम में लिपि किसे कहते हैं यह दिया जाता है और बच्चे इसे नहीं लिख पाते, तो हम इसको उसका परिभाषा किस तरह से आसानी से जान पाएंगे और याद रहेगा, इसको हम देखेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं, इसका यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। और वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। और वर्ण जो होता है वो अक्सर एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ध्वनि अक्सर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कहीं पे पूछा जा सकता है। मुंह के विभिन्न स्थान से जो वर्ण या वर्णों के समूह उच्चारित होते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मुंह से जो उच्चारण आवाज़ होता है, साउंड जो होता है, उसे ही ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक अर्थ के रूप में एक ऐसा ध्वनि निकल सकता है जिसका कोई अर्थ हो, तो
तो अर्थ वाला ही ध्वनि हम लोग उच्चारित करते हैं, और कोई ऐसा भी ध्वनि निकल सकता है जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे छोटे बच्चे जब छोटे रहते हैं उस समय उसके मुख से जो आवाज़ें निकलती है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि उसका कोई अर्थ ना हो तो वह निरर्थक ध्वनि कहलाती है। इसके बाद जो है लिपि, लिपि किसे कहते हैं? ये रहा लिपि का परिभाषा। भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का उपयोग होता है, यह उपयोग किया जाता है। भाषा को लिखित रूप में, क्योंकि भाषा के 3 भेद होते हैं जिसमें से मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक है। तो लिखित रूप को, भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का उपयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिपि में कई सारे लिपि आते हैं, जैसे जो हम लोग हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी भाषा, तो इसका लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। देवनागरी। जो हम इंग्लिश लिखते हैं तो उस भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और उर्दू जो है वो कौन से लिपि में लिखा जाता है? तो उसका हो गया फ़ारसी। इसी तरह से बहुत सारे और भी लिपि का नाम है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं आदि, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये लिपि की परिभाषा और एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में आने वाला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।